हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 का प्रैक्टिस सैम्पल पेपर क्वेश्चन, जो सैम्पल पेपर होता है उसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो पैटर्न है उसी पैटर्न में ये एग्जाम दिया गया है, पेपर दिया गया है। ये इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके का आपका पेपर आएगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इसके अंदर। और आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके अंदर सेक्शन ये ए कहेंगे हम, सेक्शन ए है जिसके अंदर 1 to 12 क्वेश्चन है। इसके अंदर 1 to 12 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल 12 मार्क्स का आपका जो ये पेपर है। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया गया है ऑप्शंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखते हैं हम, एक सेकेंड। लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है और इसके कामकाज से सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। तो लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहले जो कि सभी के लिए इक्वल है, तो क्या है? समानता। क्या है? लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है, इसके कामकाज से सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, मतलब सभी इसी पे डिपेंडेंट है कि सभी लोग क्या है? समान है। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो ये तो सभी को पता होगा, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे आंसर सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य नहीं है? तो जैसे कि देखो दो पार्टी अगर खड़ी हुई है इलेक्शन में, 2 या 3, एक पार्टी विजयी हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? बहुमत के साथ जो जीत जाती है। दूसरी पार्टी क्या है? जिसके जो विजेता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपोजिशन कहते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? विपक्ष। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी देश में वास्तविक अधिकार किसके पास में होता है? किसी भी देश के पास, अगर किसी देश की यहाँ पे बात करें हम, भारत की, हर एक देश की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे इंडिया की बात करें, भारत की बात करें कि भारत में अगर किसी देश का लोकतांत्रिक वहाँ पे प्रजातंत्र लोकतांत्रिक चल रहा है, वहाँ पे शासन, तो वहाँ पे जो वास्तविक अधिकार किसके पास होता है? तो जनता के पास में, लोगों के पास में। जनता, यहाँ पे जनता भी आ सकता है ऑप्शन में, भाई जनता के पास में होता है। जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन ही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि लोकतांत्रिक सरकार के अंदर वास्तविक अधिकार किसके पास में होता है? जनता के पास में। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैसे कि देखो एक होता है स्थल मंडल, जो लैंड जो एरिया होता है, जो जमीन का एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। उसके अलावा जो वायु का एरिया होता है, हवा का जो एरिया होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। इसी तरह जो जल का एरिया होता है उसे हम जलमंडल कहते हैं। तो देखो लैंड वाला जो स्थल वाला है स्थल मंडल हो जाएगा, जो वायु वाला है वायुमंडल हो जाएगा, और जो जल वाला है उसे हम क्या कह देंगे? जलमंडल कह देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जीव मंडल, जीव मंडल में क्या होगा? जल, स्थल और वायु तीनों के कनेक्शन से अगर इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग या कोई जिंदा रहता है या इंटरेक्शन करता है तो उसे हम जीव मंडल कहते हैं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी इसका आंसर डी हो जाएगा। जल मंडल को हम क्या कहते हैं? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये देखो आ गया, पौधे और पशु जगत मिलकर क्या बनाते हैं? पौधे और पशु मिलकर क्या बनाते हैं? जीव मंडल। जीव मंडल मतलब कि क्या होता है कि जहां पे कुछ लिविंग सर्वाइवल है, जहां पे कोई जिंदा है, कोई जीवित है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव। जीव मतलब पौधे और पशु को क्या कहते हैं? जीव, और मंडल जहां पे सर्वाइव करते हैं। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती है? तो आपने हमेशा सुना होगा सूर्य से यूवी रेज, हानिकारक रेज आती है, तो कौन सी ऐसी परत है या कौन सी ऐसी गैस है जो हमें बचाती है? तो ओजोन मंडल आपने पढ़ा होगा, ओजोन गैस है। इस तरह से ओजोन गैस होती है। उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर यहाँ पे क्षोभ मंडल आता है। तो ये क्या करते हैं? इस तरह से इन किरणों को हमें बचाती है, ये किरणें पृथ्वी पर पूरी तरह से आने से रोकती है। तो ओजोन मंडल यहाँ पे क्या हो जाएगा, या ओजोन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओजोन गैस है जो हमें क्या करते हैं? सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे हम देखते हैं 8, वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत बादलों से मुक्त है? ऐसी कौन सी परत है जो बादलों से मुक्त है? तो देखो क्षोभ मंडल क्या है? ये क्षोभ मंडल है। ये क्या है? एकदम पृथ्वी के कनेक्ट में है, यहाँ पे बहुत सारे बादल है। लेकिन हम बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल क्या है? पूरी तरह से बादलों से मुक्त है। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाए जाते हैं? इसी समताप मंडल पर उड़ाए जाते हैं। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिल्ली को डैश के शासकों द्वारा राजधानी बनाया गया? किसके शासकों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था? शेरशाह, खिलजी खां, या इनमें से कोई नहीं? तो तोमर वंश ने दिल्ली को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मुगल सम्राट हुमायूं डैश के द्वारा पराजित हुआ था? तो मुगल सम्राट जो हुमायूं था वो किससे पराजित हुआ था? शेरशाह से। किससे पराजित हुआ था? शेरशाह यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अकबरनामा किसने लिखी गई? तो अकबर की एक बुक थी, इसके अंदर अकबर की सारी स्टोरी थी। तो अकबरनामा किसने लिखी थी? अब्दुल फजल ने। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको वर्कशीट में सारे आंसर मिल जाएंगे, आपकी वर्कशीट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। मेरे चैनल पर आपको सभी वर्कशीट्स मिल जाएंगी जो लास्ट चैप्टर्स की थी, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो अब्दुल फजल जो है वो उन्होंने अकबरनामा जो बुक है वो लिखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दीवान शब्द का क्या अर्थ है? दीवान शब्द का अर्थ होता है पैसों से संबंधित, तो मतलब वित्त अधिकारी। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, वित्त अधिकारी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। अब यहाँ पे सेक्शन बी दिया गया है जिसके अंदर 2 to 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 मार्क्स के, मतलब कि 4 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के हैं, तो टोटल यहाँ पे 12 मार्क्स का आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहा गया है, राज्य का राज्यपाल क्यों नियुक्त किया जाता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की जाती है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधानों के नियम और उसके विनियमों के भीतर कार्य करे। तो राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की जाती है? इसी उसका कार्य क्या होता है? राज्य सरकार के द्वारा क्या कार्य होता है कि जो उसके संविधान है, अब देखो अगर चुना कोई मान लो नेता चुन लिया और राज्यपाल नहीं चुने गए तो क्या होगा? नेता अपनी मर्जी से हर कुछ भी कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए राज्य सरकार के नियमों का जो भी संविधान के नियम है और जो विनियम मतलब उसके जो भी काम है उसको देखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र में दिए गए किसी क्षेत्र में सभी जीवित चीजें, पौधे, जानवर, जीव शामिल होते हैं जो एक दूसरे के साथ उनके निर्जीव वातावरण, मौसम, पृथ्वी, मंडल, सूर्य, जलवायु, वायुमंडल के साथ बातचीत करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। बातचीत नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे इंटरेक्ट करते हैं, या इंटरेक्ट को हम हिंदी में कहेंगे कि उससे कनेक्ट करते हैं, किसी उसका यूज़ करते हैं, या तो यूज़ भी लिख सकते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जितनी भी जीवित वस्तुएं, पौधे, जीव, जानवर जो भी जीवित हैं वो अजीवित जो वातावरण है जैसे कि वायु हो गई, जल हो गया, पृथ्वी, सूर्य, मिट्टी, इन सब का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं और एक इंटरेक्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं या क्या संक्षेप में बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है तो जब घटित होते हैं जब पृथ्वी के वायुमंडल में गैस सूर्य की गर्मी को रोक लेते हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे सूर्य जो परतें हैं इस तरह से होती है, तो अब क्या होती है, सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या होती है इस तरह से आती है, लेकिन जाते वक्त क्या करती है, ये परतें क्या करती है, उसको पूरी हीट को जाने नहीं देती। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। देखो हुआ क्या, आई तो सारी सूर्य की किरणें तेज आती है तो सारी की सारी जो परतें उनमें से पार होकर आ जाती है, लेकिन जाते वक्त ये जो परतें हैं ये सूर्य की किरणों को जाने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या है, सूर्य का जो पृथ्वी का तापमान है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब घटित होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में गैस से सूर्य की गर्मी को रोक लेती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल के बिना होने की तुलना में अधिक गर्म बनाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव उन चीज़ों में से एक है जो पृथ्वी को रहने के लिए आरामदायक बनाते हैं। अब देखो इसका फायदा तो क्या है, इसका फायदा क्या, अगर थोड़ी सी हीट रहती है पृथ्वी पर तो उसी की वजह से सर्वाइवल है, क्योंकि अगर अब चंद्रमा की बात करें तो ठंड में एकदम ठंडा हो जाता है, रात को और दिन में एकदम गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे वायुमंडल है तो क्या करता है, हीट को रोक लेता है, तो ठीक है थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है, रात में भी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे इतना ज़्यादा होता जा रहा है जिससे कि तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे जो हमारे लिए हानिकारक होता जा रहा है। विभिन्न प्रकार की गैसों का यूज़ किया जाता है जिससे कि क्या होता है, तापमान जितना हम सोच रहे हैं उससे कई ज़्यादा बढ़ गया। जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो बर्फीला एरिया, वो जमा हुआ एरिया जो क्या होगा, पिघल जाएगा, जिससे कि समुद्र का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होने वाला है आने वाले टाइम में। तो इसका जो इजी वे में है वो इस तरह से आप समझा के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। मुगल प्रशासन में जमींदार किसानों से राजस्व वसूल करते थे। तो जमींदार क्या करते थे, किसानों से टैक्स लेते थे, ठीक है, और उन्हें शासकों और किसानों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाता है। तो देखो शासक राजा जो था ना वो सीधा किसानों से टैक्स नहीं लेता, जैसे मान लो ये राजा हो गया, ये जमींदार हो गया और ये किसान हो गया, तो क्या करता, राजा सीधा टैक्स नहीं लेता था, राजा जमींदार अलॉट कर देता था कि हाँ ये जमींदार है। ये जमींदार किसानों से टैक्स लेते थे और ये किसान जमींदार को देते थे, और जमींदार किसको देते थे, राजा को देते थे। अब देखो मुगल प्रशासन में जमींदार किसानों के राजस्व वसूल करते थे, उन्हें शासकों और किसानों के बीच के मध्यस्थ के रूप में कार्य किया। अब देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, प्रत्येक 4 अंक का है और टोटल यहाँ पे 8 प्रश्न है। अब देखो क्या कहा गया है,
क्वेश्चन नंबर 6 में दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी के शासन और मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत पर मंगोल हमले बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ही अपने सैनिकों के लिए एक नए गैरसिन शहर का निर्माण किया। सैनिकों को खाना खिलाने के लिए गंगा यमुना के बीच में भूमि को एकत्रित किया। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को इक्ता के बजाय नकद भुगतान करना चुना, जबकि मोहम्मद तुगलक ने सस्ती धातुओं से बनी सांकेतिक मुद्रा का इस्तेमाल किया। देखो क्या कहा, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल के आक्रमण को आपको प्रभावित की क्या व्याख्या है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक शुरू में दिल्ली के सल्तनत पे उन्होंने मंगोल पे क्या किया, उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया, हमले बढ़ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का अलग अलग तरीका था, वो एक शहर निर्माण किया और क्योंकि नदी के पास में था, गंगा यमुना नदी के बीच में था, तो वहाँ पे भूमि एकत्रित कर ली, भूमि इन्होंने ले ली और अपने सैनिकों को इक्ता मतलब नगद देना शुरू कर दिया बजाय कि किसी चीज़ के देने पर। इसी तरह से मोहम्मद तुगलक ने भी सस्ती धातुओं से बनी हुई सांकेतिक मुद्रा से कॉइन्स होता है ना, उस तरह के देने शुरू कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। कानून के समक्ष समानता और कानून के सम्मान में संरक्षण से आप क्या समझते हैं। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश की मूल है। इसका मतलब है कि अगर कोई अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर सरकारी कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है और हर किसी के साथ स्थिति की परवाह किए बिना वो किस कंडीशन में है समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अदालत के हस्तक्षेप के समान रूप से अधीन हो, मतलब सभी को अदालत का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए कुछ और नियम गरीब के लिए कुछ और नियम। लोकतंत्र का सुझाव है कि किसी के साथ धन जाति रंग भेद आदि के आधार पर असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता। मतलब कानून क्या कहता है, सभी समान है और कानून सभी के लिए इक्वल है, मतलब अमीर गरीब या किसी तरह का भेदभाव किसी के बीच में नहीं किया जाएगा, सभी के सभी क्या है, इक्वल है। तो यही है समानता का अधिकार। लिंग जाति फीमेल मेल कोई भी भेदभाव नहीं, सभी क्या है, इक्वल है, सभी को हर एक चीज का राइट है। अब हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी और ई रहता है जिसमें डी में केस स्टडीज है और ई में मैप वर्क है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है उसके लिए अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आपको सभी सैंपल पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।